एक हाई प्रोफाइल मीटिंग, एक अहम दस्तावेज और एक इनकार जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नई बहस छेड़ दी। ये कहानी है भारत के उस एक फैसले की जिसने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जैसे ताकतवर मंच पर भी अपने इरादे चट्टान की तरह साफ कर दिए। चलिए समझते हैं कि भारत इस कूटनीतिक बिसात पर अपनी चालें चल कैसे रहा है। सोचिए, मंजर है चीन के चिंगदाओ शहर का। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की एक अहम बैठक चल रही है। माहौल काफी गंभीर है, पर्दे के पीछे लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अचानक सब कुछ ठहर सा जाता है। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जिस पर सभी देशों की सहमति बननी थी, वो अब बस एक कागज का टुकड़ा रह गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दुनिया के सबसे बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक के साझा बयान पर एक सदस्य देश ने साइन करने से मना क्यों कर दिया? इसी एक सवाल ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हलचल मचा दी, और यही हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। और वो देश था भारत। भारत ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उस घोषणा पत्र में आतंकवाद को लेकर एक तरह का दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा था। देखिए, उस दस्तावेज में दुनिया के दूसरे हिस्सों की घटनाओं का जिक्र तो था, लेकिन भारत की धरती पर हुए पहलगाम आतंकी हमले की पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। भारत का संदेश बिल्कुल साफ था, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। तो भारत के सख्त स्टैंड को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस मंच को समझना होगा जहां ये सब कुछ हुआ। चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ है क्या, और ये इतना जरूरी क्यों है। इसकी कहानी शुरू होती है 1996 में शंघाई 5 के साथ, जिसका मकसद सिर्फ बॉर्डर पर भरोसा कायम करना था। फिर 2001 में ये आधिकारिक तौर पर एससीओ बन गया। लेकिन असली गेम चेंजर था 2017, जब भारत और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर बने। और अब ईरान और बेलारूस के साथ ये एक बहुत बड़ा यूरेशियाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी संगठन बन चुका है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये संगठन दुनिया की लगभग 42% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दुनिया का लगभग हर दूसरा इंसान इन्हीं देशों में से किसी एक में रहता है। और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 यानी 25% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर इस संगठन का जबरदस्त वजन दिखाते हैं। और अगर हम जमीन की बात करें तो एससीओ के सदस्य देश मिलकर यूरेशिया के लगभग 80% हिस्से को कवर करते हैं। सोचिए, ये कितना विशाल इलाका है जो यूरोप से लेकर एशिया के बड़े हिस्सों तक फैला है और दुनिया का भविष्य तय करने की ताकत रखता है। एससीओ का स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प है। इसके 3 लेयर्स हैं। कोर में चीन और रूस जैसे 10 फुल मेंबर्स हैं। फिर अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और इनके अलावा 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। ये दिखाता है कि इसका असर सिर्फ अपने मेंबर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी दूर तक फैला है। चलिए अब वापस भारत पर आते हैं। एससीओ की सदस्यता भारत के लिए एक 2-धारी तलवार की तरह है। इसमें एक तरफ तो जबरदस्त मौके हैं, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही बड़े खतरे भी। ये भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट है। इस स्लाइड में भारत की दुविधा साफ दिखती है। एक तरफ सेंट्रल एशिया के बाजारों और एनर्जी रिसोर्सेज से जोड़ने का मौका है, और चीन पाकिस्तान के साथ बातचीत का एक जरूरी प्लेटफॉर्म भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ चीन का बढ़ता दबदबा, इस ग्रुप का एंटी वेस्ट दिखना और फैसलों का जमीन पर ठीक से लागू न हो पाना जैसी गंभीर चिंताएं भी हैं। मौकों का एक ठोस उदाहरण देखना हो तो साल 2022 में एससीओ का सदस्य देश कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर था। पूरी दुनिया की सप्लाई का 43% हिस्सा अकेले वहीं से आया। ये दिखाता है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इस ग्रुप के अंदर कितने बड़े अवसर छुपे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस मुश्किल माहौल में अपना रास्ता निकालता कैसे है। इसका जवाब भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की पॉलिसी में छुपा है। चलिए देखते हैं कि भारत इस कूटनीतिक रस्सी पर चल कैसे रहा है। भारत की स्ट्रैटेजी असल में 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना। दूसरा, सिद्धांतों के आधार पर हिस्सा लेना, न कि हर बात पर आंख मूंदकर हामी भर देना। तीसरा, विवादों से हटकर डेवलपमेंट और कॉपरेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना। और चौथा, रूस जैसे देशों के साथ अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल करके एक बैलेंस बनाना। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण 2023 का एससीओ समिट है।
जब चीन के मेगा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को सपोर्ट करने की बात आई तो भारत अकेला खड़ा था, जिसने इससे साफ इनकार कर दिया। ये दिखाता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए ग्रुप के अंदर भी चीन के एजेंडे के खिलाफ खड़ा होने से नहीं हिचकिचाता। भारत की भागीदारी सेलेक्टिव लेकिन कंस्ट्रक्टिव है। एक तरफ ये आतंकवाद के खिलाफ SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स जैसे मंचों पर एक्टिवली सहयोग करता है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल मेडिसिन और स्टार्टअप्स जैसे अपने खुद के डेवलपमेंट फोकस्ड एजेंडे को भी आगे बढ़ाता है। अब जरा इस पूरी कहानी को और बड़े कैनवस पर देखते हैं। SCO का उदय और उसमें भारत का रोल सिर्फ एक रीजनल मामला नहीं है, ये सीधे सीधे ग्लोबल ऑर्डर को एक नई शक्ल दे रहा है। देखिए, दशकों से G7 और नेटो जैसे वेस्टर्न लेड प्लेटफॉर्म्स का दुनिया पर दबदबा रहा है, लेकिन अब SCO एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ये न सिर्फ वेस्टर्न डोमिनेंस को चुनौती दे रहा है, बल्कि अफगानिस्तान जैसे इलाकों में उस सिक्योरिटी वैक्यूम को भी भर रहा है जो नेटो के जाने के बाद पैदा हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बार बार सुन रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी भी देश की वो क्षमता जिससे वो किसी भी गुट या बाहरी दबाव में आए बिना आज़ादी से सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर फैसले ले सके। यही आज के दौर में भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र है। और यही आखिर में सबसे बड़ा सवाल है। जैसे जैसे SCO में चीन का असर बढ़ रहा है, भारत के लिए ये बैलेंस बनाए रखना और भी मुश्किल होता जाएगा। भविष्य इस बात पर टिका है कि क्या भारत इस मुश्किल खेल में अपनी आज़ाद राह बनाए रख पाता है, या फिर उसे दुनिया के दो खेमों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाले कई सालों तक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को आकार देती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।